नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत आज मैं आपसे राजस्थान पर चर्चा करने जा रहा हूं और राजस्थान के संदर्भ में हम क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, कौन सी पेड होगी और कौन सी फ्री होगी, उसकी चर्चा हम इंट्रो वीडियो में कर चुके हैं, तो उसकी यहाँ पर चर्चा करनी बेमानी है। अब मैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित चर्चा करने जाऊँगा और ज्योग्राफी के संबंध में हम कई बातें लेके चलेंगे। जैसे एक बेसिक रूप में आपको मैं बताऊं तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसमें सामान्य परिचय, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में आपके नदियां और झीलें आती हैं। इसके अलावा वन, और इसके साथ ही हम जोड़ेंगे अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड होगी। जलवायु, राजस्थान की जलवायु को लेके चलेंगे, मिट्टी, ये सब बातें इस ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे और कुछ अन्य बातें भी आएगी जिसको हम विविध में डालेंगे। विविध में जैसे आप कह सकते हो पर्यटन हो गया, परिवहन हो गया, ये सब इसके अंदर आएगी जो कि आपके आर्थिक समीक्षा से संबंधित होगी। तो दोस्तों ये तो आपके साथ साथ चलता रहेगा। इसके 10 पार्ट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, 10 पार्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे और 10 पार्ट की जो कीमत है ये है 1000 रुपये। तो एक पार्ट की कितनी कीमत हो गई? 100 रुपये। 100 रुपये एक पार्ट की कीमत होगी। जिस दिन से आप इसको परचेज करते हो उस दिन से लेकर 1 महीने तक ये आपके साथ रहेगा, उसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। ये एक शर्त रहेगी, ध्यान रखें। जिस दिन, जैसे आज आपने परचेज किया है, आज 29 मई है, 29 मई को आपने परचेज किया है तो 29 जून तक ये आपके पास रहेगा। आप इसको 29 जून तक कितनी बार भी देख सकते हो, जितनी मर्जी है उतनी बार भी देख सकते हो इसको। ये इसका प्रोसेस रहेगा। अब देखिए, इस राजस्थान को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। पहले कि राजस्थान बना कैसे। तो राजस्थान के बनने के क्रम में यदि हम कहें तो जो ये पृथ्वी है ये एक विशाल भूखंड हुआ करती थी, आग का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई। उसी को आधार बनाकर हम राजस्थान को नए सिरे से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पेज के बीच में लिखिए, पृथ्वी एक आग का गोला थी। ये आग का गोला थी और धीरे धीरे ये ठंडी हुई। ठंडी हुई तो जो हमारे सामने जो रूप आया वो इस तरीके का रूप हमारे सामने आया। इसके 3 पार्ट्स बन गए। आप लेयर कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को जो हमने नाम दिया वो था अंगारा लैंड, इसको अंगारा लैंड कहा गया। और ये था टेथिस सागर और ये था गोंडवाना लैंड। उसके बाद में आप जानते हो इसमें विस्थापन हुआ और विस्थापन से महाद्वीप और महासागर बने। अब देखिए,
ये महाद्वीप और महासागर कैसे बने। ये जो अंगारा लैंड है और जो गोंडवाना लैंड है, इनसे तो क्या हुआ, स्थल मंडल बने। आप इसको कह सकते हो लिथोस्फेयर, स्थल मंडल बने। और ये जो स्थल मंडल जो बने, इनको जो नाम दिया गया संयुक्त रूप से, इन्हें नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया नाम दिया गया। आप फिर इस संदर्भ में ये भी कह सकते हो, ये जो अंगारा लैंड है इसको हम कहेंगे उत्तरी पेंजिया, और इसको हम कहेंगे दक्षिणी पेंजिया। इसी तरीके से ये जो टेथिस सागर है, इस टेथिस सागर से स्थल मंडल का निर्माण हुआ, जल मंडल का निर्माण हुआ। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। ये जो जल मंडल है, इसका जो संयुक्त रूप होता है उसे हम कहते हैं पेथालासा। पेथालासा, ये जो पेथालासा है, इनसे महासागरों की उत्पत्ति हुई। महासागर बने। आप महासागर पढ़ते रहते हो, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। और जो ये पेंजिया है, इससे महाद्वीप बने, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट बने। ये स्थलीय भाग था, वो जलीय भाग था। अब आप जानते हो, मैं थोड़ा सा इसको राजस्थान से जोड़कर देखना चाहूंगा। महाद्वीप में क्या होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, उसमें एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत है और भारत में राजस्थान है। अब राजस्थान में इनका क्या है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। राजस्थान को यदि हम आगे पार्ट्स में डिवाइड करें तो पश्चिमी राजस्थान, और खारे पानी की झीलें, और एक आप कह सकते हो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। इस संदर्भ में आप कह सकते हो अरावली, और उसके आसपास का दक्षिणी पूर्वी पठार। ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये जो है किसके अवशेष है। यदि हम इन्हें गौर से देखें तो पश्चिमी राजस्थान और खारे पानी की झीलें जो है, ये टेथिस सागर के अवशेष हैं। टेथिस सागर के अवशेष है ये। और जो मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी पूर्वी पठार जो है, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है ये। तो दोस्तों, हमने राजस्थान को जोड़ने का प्रयास किया है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। और अंगारा लैंड का राजस्थान से कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान में टेथिस सागर का है और गोंडवाना लैंड का है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि स्थल मंडल जो एक विशाल भूखंड था, उसको क्या नाम दिया गया है, पेंजिया नाम दिया गया है। भूखंड स्थल मंडल को रिप्रेजेंट करता है। महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई, पेथालासा से, ये भी आया हुआ है। तो ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। ये मैंने बेसिक बातें आपको बताई है, एक प्राचीन भूखंड के रूप में राजस्थान की स्थिति क्या रही है। क्लियर। राजस्थान की पृथ्वी पर उत्पत्ति के संबंध में हमने गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर को जोड़कर पढ़ा। अब मैं राजस्थान की स्थिति पर चर्चा करने जा रहा हूं, और राजस्थान की स्थिति को हम देखेंगे एक तो वर्ल्ड लेवल पर, एक एशिया लेवल पर, और एक इंडिया लेवल पर। और इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने एशिया है, ऊपर हमने यूरोप बनाया है। यदि हम एशिया को देखें
तो यहां पर इंडिया की स्थिति है, ये इंडिया है। एक और बताना चाहूंगा ग्लोब के संदर्भ में, हम इसको भी देख लेते हैं कि ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान को किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। देखिए ये ग्लोब है, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, नॉर्थ पोल भी कह सकते हो, साउथ पोल भी कह सकते हो। ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, इक्विलेटर लाइन बोलते हैं इसको, और इससे ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये अपनों ने एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ा था, नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। और बीच में आप जानते हो 0 डिग्री देशांतर होती है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब देखिए यदि हम कहें तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। इसको हम पूर्वी गोलार्ध भी कह सकते हैं, इसको हम पश्चिमी गोलार्ध भी कह सकते हैं। अब देखिए राजस्थान कहाँ है, मैं पर्टिकुलर राजस्थान की बात करूंगा। यहां इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है, तो राजस्थान यहां पर है, ये राजस्थान है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है? एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, यहां पर पेज के बीच में लिखिए राजस्थान की स्थिति। एक तो हम बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पर, या आप कह सकते हो ग्लोब के आधार पर। वर्ल्ड कह दो, ग्लोब कह दो, एक ही बात है। एक हम बात करेंगे एशिया में की दृष्टि से, और एक हम बात करेंगे इंडिया, भारत की दृष्टि से। पहले हम ग्लोब को देखते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध, क्या मैं कह सकता हूं राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है? ऑब्वियसली बात है, उत्तरी गोलार्ध में है। क्या मैं कह सकता हूं ये पूर्वी स्थिति है? तो अब आप देखिए, आपने अक्षांश देशांतर कभी देखा होगा, तो अक्षांशीय दृष्टि से तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और जबकि देशांतर की स्थिति में ये दक्षिण, ये आपके पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ग्लोब की स्थिति में डाल दीजिए अक्षांशीय स्थिति, लेटिट्यूड पोजीशन, इसमें तो ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय स्थिति देखें अपने, तो इसमें ये यहां पर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि विश्व के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है? आप यहां लिख दीजिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध को यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में, और पूर्वी को हम कह सकते हैं देशांतर की स्थिति में। इतना तो आप जानते ही हो कि जो पृथ्वी है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं में डिवाइडेड की गई है। अब आ जाइए एशिया की दृष्टि से, इधर देखिए एशिया, ये एशिया है। पर्टिकुलरली यदि हम एशिया को देखें तो ये एशिया ऐसे बनेगा, यहाँ से इतना है ये। यदि एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको पिरोने का प्रयास करें, ऐसे बनेगा। अब आप इसकी दिशा देखो, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये आपका वेस्ट है। अब हमें देखना है राजस्थान कहां है। राजस्थान यहां है, राजस्थान यहां है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान यहां है? समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं। तो राजस्थान कहां हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी,
दक्षिणी पश्चिमी में राजस्थान है। आ जाइए, दक्षिणी पश्चिमी। एशिया में राजस्थान की स्थिति है दक्षिणी पश्चिमी, आप इसको कह सकते हो साउथ वेस्ट। अब इंडिया पे आ जाइए, ये इंडिया है, इसमें आ जाइए इंडिया। इंडिया के संदर्भ में आप देख लीजिए, अब इंडिया में यहां है तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी पश्चिमी, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो राजस्थान जब ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी, क्लियर। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी। अब आप गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करोगे। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। क्या राजस्थान उत्तरी पूर्वी में है? बिल्कुल है। किस संदर्भ में? वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोब के संदर्भ में। क्या राजस्थान दक्षिणी पूर्वी है? किसी भी संदर्भ में नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर तो ये है। दक्षिणी पश्चिमी है राजस्थान? बिल्कुल है। एशिया की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी है। और क्या उत्तरी पश्चिमी है? बिल्कुल। इंडिया के संदर्भ में देखें तो राजस्थान की स्थिति उत्तरी पश्चिमी है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजस्थान की स्थिति में संदर्भ में सही कौन सा नहीं है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इन्हीं को ही आधार बनाकर आपने तैयारी करनी है। अपना जो लेवल रहेगा ये आरएएस का लेवल रहेगा। आरएएस लेवल तक की परीक्षा की आप जो तैयारी कर रहे हो उससे आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को आप ध्यान में रखें। और एक बात और ध्यान रखें, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की तैयारी क्यों न कर रहे हो, कांस्टेबल की ही तैयारी क्यों न कर रहे हो, सभी का लेवल हाई रखा जाता है वर्तमान एग्जाम को देखते हुए। इसका प्रूफ देखना हो, यदि मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लीजिए। जो एसआई का क्वेश्चन आया हुआ है उसका सिलेबस देख लीजिए, पटवारी का देख लीजिए, ग्राम सेवक का एग्जाम देख लीजिए 2016 का। आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। तो आपको बहुत ही डीपली तैयारी करनी है। इसी दिशा में आपको ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। और अन्य चीज़ें आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को ही आप 15-20 बार पढ़ते जाइए, आपके एग्जाम कहीं नहीं रुकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्लियर? तो इसको आधार बनाकर हमने ये पढ़ा, इसका एक क्वेश्चन किया। अब मैं राजस्थान की कुछ बेसिक जानकारी और आपको देता हूं। उसके तहत हम राजस्थान को थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे 1800 ईस्वी जो है, इसमें राजपुताना नाम आया। मतलब इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया गया। और ये जो राजपुताना नाम दिया गया, ये दिया गया जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। उसके बाद समय के चलते एक किताब आई, संबंधित पुस्तक। इस किताब का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
इसकी हम चर्चा करेंगे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये जो किताब है, सबसे पहली बात तो पब्लिश कब हुई? ये पब्लिश हुई थी 1829 में, और इसके जो राइटर थे ये थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनके राइटर थे। ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्हें कहा जाता है, इनके कई निकनेम हैं। एक तो इनका जो निकनेम है, इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा करेंगे बात इसकी जब हम राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार करेंगे, तब इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इस किताब के भी कई पार्ट है, लेकिन यहाँ उसको मैं लाना नहीं चाहता। वो जब समय आएगा तब आपको मैं अपने आप बता दूंगा। हिस्ट्री में जब इतिहासकारों की हम बात करेंगे, तब हम इसकी और बात करेंगे। एक बात और कहते हैं इसको, राजस्थान के इतिहास का जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। अब इस किताब की खास क्या बात है? देखिए, इस पुस्तक में राजस्थान नाम दिया गया। यहां पर क्या है? राजस्थान नाम दिया गया था। तो ये किताब इस कारण से महत्वपूर्ण है, और आरपीएससी 2007 में इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। इस किताब का नाम पूछा था, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान की आकृति। राजस्थान की जो आकृति है, ये है विषम कोण चतुर्भुज। टेट्राहेड्रल आप कह सकते हो, विषम कोण चतुर्भुज। ये जो आकृति बताई है, ये बताई है प्रोफेसर टी.एच. हैंडले के अनुसार। वर्तमान में जो क्वेश्चन है इस तरीके से बन रहे हैं कि राजस्थान की आकृति को विषम कोण चतुर्भुज किसने बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने अभी एग्जाम में देखने को मिल रहे होंगे। तो टी.एच. हैंडले के अनुसार। अब मैं एक छोटी सी बात करना जा रहा हूं। इसकी जो राजधानी है, राजस्थान की जो राजधानी है, ये जयपुर है। फिलहाल आपको यहाँ पर मैं लिखकर ही बंद करूँगा इसको। इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी लेंगे। आप जानते हो राजस्थान के एकीकरण के तहत काफ़ी बातें आती है, लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। बहुत एक्सप्लेन रूप में इसको करेंगे हम। अब मैं राजस्थान के विस्तार पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसको मैंने अक्षांशीय और देशांतरीय पार्ट्स में डिवाइड किया। अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। एस्ट्रोनॉमी में इसकी पूरी डिटेल है, आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हो। जो पूर्व से पश्चिम को या पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली जो लेटीवी रेखाएं होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो खड़ी रेखाएं होती है, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसकी डिटेल यदि देखनी हो तो एस्ट्रोनॉमी के पार्ट में जाकर आप इसे देख सकते हो। इस आधार पर जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है, उसके संदर्भ में हमने अक्षांशीय विस्तार देखा है। लेटीट्यूड वो 23 डिग्री 3 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। इसी तरीके से जो देशांतरीय विस्तार है, वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको आपने थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। और हाँ, बेसिक तरीके से आप इतना जरूर कर सकते हो भाई, 23, 30 एक एक याद कर लेना। एक तरीका और बता दूंगा, 23, 30, 69, 78 इतना भी याद कर सकते हो। और एक तरीका और है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इसको मैप में कहाँ डालें, कहाँ है ये। तो सही मायने में देखें तो ये जो है यहाँ पर है 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांशीय स्थिति, और यहां से ये ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाकर ये हो जाता है यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट। इसको हम दक्षिणी बिंदु कहते हैं। और इसको हम उत्तरी बिंदु कहते हैं।
दक्षिण से उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो 23 डिग्री 3 मिनट से चलते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो 30 डिग्री 12 मिनट तक चले जाएंगे। दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें तो ये होता है आपका बोरकुंड बांसवाड़ा में, ये इसका दक्षिणी बिंदु है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आता है कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कहाँ है, बोरकुंड बांसवाड़ा। और उत्तरी बिंदु जो है ये होता है आपका एक गांव है कोणा गांव, ये पड़ता है श्रीगंगानगर में, कोणा गांव पड़ता है। इसी तरीके से हम देशांतर की स्थिति को देखें तो देशांतर की स्थिति आपको यहां मिलेगी, एक ये जैसलमेर साइड में और एक इस साइड में धौलपुर साइड में। मैंने इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। ये होती है 69 डिग्री 30 मिनट और ये है 78 डिग्री 17 मिनट। इसे कहते हैं पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहा जाता है। और इसे कहते हैं पश्चिमी बिंदु। अब राजस्थान का जो ये पश्चिमी बिंदु है ये तो है कटरा जैसलमेर में, और जो पूर्वी बिंदु है ये है सिलान धौलपुर में। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागांव और दक्षिणी बिंदु बोरकुंड बांसवाड़ा। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से जो देशांतर है, यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। जो पश्चिमी बिंदु बनता है वो कटरा जैसलमेर में बनता है, और जबकि जो पूर्वी बिंदु बनता है वो सिलान धौलपुर में बनता है। अब देखिए, ये पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा या पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली रेखा, आप इसको दूरी भी कह सकते हो। तो ये जो दूरी होती है ये होती है 869 किलोमीटर। बकायदा आपके यहां पर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। क्लियर। और इनको यदि हम मिलाएं तो ये स्थिति भी हमारे सामने आती है, और ये होती है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी होगी, 826 किलोमीटर। यहां पर कई बार कथन सत्य असत्य में एक क्वेश्चन डाल देते हैं कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की तुलना में अधिक है। अब आपको यह बताना होता है क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी सारगर्भिता को समझने का प्रयास करना। अकेला इससे काम नहीं चलेगा कि 826 है, 869 है, उसके पूछने का तरीका बदल जाता है। अब देखिए, अब हम आगे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। एक तो आपके यहां पर क्वेश्चन लिखिए, यहां पर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो इन दोनों का माइनस कर दीजिए। 30 डिग्री 12 मिनट माइनस 23 डिग्री 3 मिनट, इनका जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 डिग्री 9 मिनट का आंसर आ गया। 7 डिग्री 9 मिनट, मतलब राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में स्थित है। अब आप देखिए कैसे याद कर सकते हो। आप लगभग 8 मान लीजिए या 7 मान लो, चाहे मिनट को एक बार छोड़ दीजिए, और एक यही याद कर लीजिए कि 23 डिग्री पर राजस्थान है, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री पर है। अब उसमें 7 जोड़ दो तो 30 12 आ जाएगा।
क्लियर। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हो कि कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री देशांतरों के बीच में, इसी को भी आप इस संदर्भ में देख सकते हो। आप इसमें 8 जोड़कर देख लो या 9 जोड़कर देख लो, इसका 69 याद कर लीजिए तो 78 आपके सामने आ जाएगा। इसी दिशा में आपको ये याद करना है और बहुत ही बेसिक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है और कितने देशांतरों के बीच में स्थित है। रटने की बजाय यदि आपके ये पॉइंट याद हो जाता है तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब देखिए, एक स्थिति होती है कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा की राजस्थान में स्थिति कहाँ है, तो मैं एक रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो स्थिति है ये कर्क रेखा की है। कर्क रेखा इस साइड में है। ये कर्क रेखा आप जानते ही हो, कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, इसको रिप्रेजेंट करती है ये। यहां पर आपको ये देखना है कि ये कहां पर है कर्क रेखा। यदि हम इसके स्थान की बात करें तो ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा से है, यहां से गुजरती है ये। और एक चीज और है, ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले को छूती हुई, डूंगरपुर जिले को छूती हुई निकलती है ये आप ध्यान रखें। तो एक आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से संबंधित है या कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और स्थान पूछ ले तो कुशलगढ़। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो कर्क रेखा है राजस्थान में सबसे निकट किसके पास है और सबसे दूर कौन सा जिला है। कर्क रेखा के सबसे निकट जिला और कर्क रेखा के सबसे दूर जिला। तो बेसिक बात है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहा आपको। तो सबसे निकट तो है बांसवाड़ा और जो सबसे दूर है ये है, यहां पर आपका पड़ता है श्रीगंगानगर। तो ये कर्क रेखा की स्थिति होगी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को हम कर्क रेखा कहते हैं। कुशलगढ़ बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, डूंगरपुर जिले की सीमा को स्पर्श करती हुई। तो ध्यान रखें, कर्क रेखा का संबंध राजस्थान के 2 जिलों से है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और दूर और निकट की बात करें तो यदि आपको मैप क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो दूर की यहां पर आप देखोगे तो गंगानगर मिलेगा और नीचे बांसवाड़ा तो है ही। एक बात और ध्यान रखना, अब साथ साथ आप मैप को तैयार करते जाएं। यदि आप मैप तैयार नहीं करोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी को समझना बेहतर नहीं होगा, ये कठिन हो जाएगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, खाली मैप लीजिए और खाली मैप में आप जिलों को भरिए। पहले देख के भरिए, फिर बिना देखे भरिए। जहाँ गलती होती है वहीं रुक जाइए। इसके लिए आपको एक मैं हिदायत ये भी देना चाहूँगा कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, जिस जिले के आप निवासी हो, जैसे आप करौली के निवासी हो, तो कम से कम इतना तो जानते हो, चाहे आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो इतना तो आप जानते होंगे कि आपके आसपास कौन से ज़िले हैं। तो करौली के जो आसपास ज़िले हैं उनको हाईलाइट कर दो, एक तो वो तैयार हो जाता है। दूसरा, यदि हम देखें नीचे की तरफ, आप सभी जानते हो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है और इस साइड में आप देखोगे गंगानगर हनुमानगढ़ है और इस साइड में जैसलमेर बाड़मेर और इस साइड में आप यदि करौली के हो तो आसपास आप स्थिति अपने आप पहचान जाओगे इसके। तो कुछ बातें जो होती हैं हमें आती है लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम इसको कर सकते हैं। फिर कुछ ज़िले बसते हैं, जैसे पाली हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, इस टाइप के कोई ज़िले आपके बीच में बसते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा गहनता से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर। एक बात और ध्यान रखें, जैसे ये जो गंगानगर है, कोणा गांव है, इसकी जो तहसील है ये गंगानगर ही है। मतलब गंगानगर जिले में, गंगानगर तहसील में कोणा गांव को उत्तरी बिंदु कहते हैं।
इसी तरीके से ये जो सिलान गांव है जो कि धौलपुर का है, इसकी जो तहसील है ये है राजखेड़ा। राजखेड़ा इसकी तहसील है। और जो ये बोरकुंड है बांसवाड़ा में, इसकी जो तहसील है ये है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है। तहसीलों का नाम भी ध्यान रखना है। और ये जो कटरा गांव है इसकी जो तहसील है ये है सम। एक बात और ध्यान रखें, देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? धौलपुर, सिलान गांव, राजखेड़ा तहसील। अब आपसे मैं कह दूं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? ऑब्वियसली बात है, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, तो सूर्योदय कहाँ होगा? यहाँ पर। अब जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होगा वहीं पर सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, ऑब्वियसली बात है ये। तो यहाँ पर ये जो पूर्वी बिंदु है, सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, तो हम जैसलमेर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर में होगा। और यहाँ जो ये जो है पश्चिमी बिंदु कटरा क्षेत्र, यहाँ पर सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। सबसे बाद में होता है। क्लियर? तो इस भौगोलिक स्थिति के बाद अब मैं आपसे राजस्थान के क्षेत्रफल पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक साइड में यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, इसमें कई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ध्यान रखें, इसको आप इस तरीके से याद रखोगे, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे ध्यान रख लीजिए। यहां एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो बहुत सजगता पर आप ध्यान दें। उसमें जो ऑप्शन आया था, अब मेरी बात को समझने का प्रयास करना, उसमें एक ऑप्शन तो था ये 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और दूसरा ऑप्शन था 3.42 लाख किलोमीटर। अब यदि ये लाख किलोमीटर है, ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है किलोमीटर स्क्वायर होती है या वर्ग किलोमीटर बोलते हैं इसको। तब इस क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप ये भी कह सकते हो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सबसे बड़ा राज्य है। तो दूसरे नंबर पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जो राज्य है ये है महाराष्ट्र। अब हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिले की बात करें तो जो सबसे बड़ा जिला है ये तो है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं, ध्यान रखें, बकायदा मैंने ऊपर लिखा हुआ है। और सबसे छोटा जो है ये है धौलपुर। अड़तीस 401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ज़्यादा सीरियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हो 38,000 के आसपास तो जैसलमेर का एरिया है और धौलपुर का जो एरिया है 3,000 के आसपास है, बस इतना सफिशिएंट होता है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ नगर की।
अब मैं जिले की बात नहीं कर रहा, नगर कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जो सबसे बड़ा नगर है ये है जयपुर। ध्यान रखना, मैं नगर की बात कर रहा हूं, जयपुर में तो गांव भी आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सबसे बड़े नगर की बात कर रहा हूं, जयपुर। और सबसे छोटा नगर जो है ये है बोरकुंड, बांसवाड़ा। और जयपुर नगर तो जयपुर जिले में ही आता है, तो आप कह भी सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाना, जिला मत बना देना इसको, नगर की बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैं कुछ बिंदुओं की बात कर रहा हूं, बिंदु, पॉइंट। उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट, राजस्थान का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो पीक है, वो है गुरु शिखर। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होती है। जब हम भौगोलिक क्षेत्र करेंगे, भौतिक विभाग करेंगे, जब अरावली पर्वतमाला आएगी तब हम इसकी डिटेल के साथ बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है राजस्थान का गुरु शिखर है, और जो लोवेस्ट पॉइंट है, निम्नतम बिंदु जो है, ये है सांभर झील। जब अपवाह तंत्र हम करेंगे तब सांभर झील की पूरी डिटेल आपके सामने आएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं, ये जो राजस्थान है इसके सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है। इसके सबसे निकटतम बंदरगाह, पोर्ट, एक बार ये पूछ लिया था, ये है कांडला बंदरगाह। ये सबसे निकटतम है कांडला बंदरगाह। ध्यान रखना, ये गुजरात का है। अब इसकी एक विशेष बात ध्यान रखना कि अक्टूबर 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अक्टूबर 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो हो सकता है अब की बार जो क्वेश्चन आए वो इस तरीके से आए कि राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, दीनदयाल बंदरगाह। क्लियर? तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए हमने कुछ इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर जानकारी हासिल की। इन सब चर्चाओं के बाद अब आपको एक होमवर्क करना है, और इसके किए बगैर आगे हम नहीं चल पाएंगे। ये आपके सामने एक मैप बता रहा हूँ मैं, इस तरीके का आपको स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा। ये बड़ा मैप लीजिए, और इस मैप में राजस्थान के जो ज़िले हैं उनको हाईलाइट कर लें। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, जबकि ये जो पोर्शन होता है ये अंतर्राज्यीय सीमा होती है। तो सीमाओं के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और बगैर मैप आपको यदि याद नहीं होता है तो फिर हम इसमें आप ये कह सकते हो इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपको बिना देखे पूरा मैप भरना आना चाहिए। बनाना ना आए ये अलग बात है, भरना आना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। अब मैं स्थलीय सीमा की बात करने जा रहा हूँ। देखिए, स्थलीय सीमा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा, और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखिए, स्थलीय सीमा क्या है। स्थलीय सीमा तो ये पूरी जो सीमा है इसको हम बोलते हैं। जैसे हम इनकी बात करें, ये पूरी स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेकर पूरा जो कवर होता है
उसको हम स्थलीय सीमा में शामिल करते हैं। मैं इसी मैप में डाल देता हूं। देखिए, ये जो सीमा है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और यहाँ से मैं सारी स्थितियाँ बता दूंगा। यहाँ से लेकर जो यहाँ की जो कंडीशन है, इसके बाद की, इसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। यदि हम गौर से देखें तो यहां तो है पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान है, और ये जो उत्तर है नॉर्थ, यहां पर है पंजाब, और यहां जो है यहां आपके हैं हरियाणा, इधर आपके रहेगा यूपी पूर्व में, और दक्षिण पूर्व में एमपी, और इस साइड में आपका रहेगा गुजरात। ऐसी स्थितियां रहेगी ये। आप इसको मैप में फीड करें, और इनकी जो लंबाई है, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई, ये है 5,920 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1,070 किलोमीटर। ये आपने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, भारत में जो राजस्थान राज्य है उससे पाकिस्तान की सीमा लगती है। कौन सी लगती है, कितने जिले स्पर्श करते हैं, क्या नाम है, सब बातें आएगी। और अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान के साथ 5 राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। अब यदि आप गौर से देखोगे तो ये तो है नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो जैसे हम इसकी स्थिति कहें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो ये तो होगी उत्तरी पश्चिमी। पंजाब की दिशा कौन सी होगी, उत्तर। हरियाणा की दिशा कौन सी होगी, उत्तरी पूर्वी। और यूपी की दिशा कौन सी होगी, पूर्वी। मध्य प्रदेश की दिशा कौन सी होगी, दक्षिणी पूर्वी। गुजरात की कौन सी होगी, दक्षिणी पश्चिमी। ये ध्यान रखना। दिशाओं पे क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, उनकी क्या महत्वपूर्ण बात है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। स्थलीय सीमा की प्रारंभिक जानकारी के बाद अब हम इसको विस्तार देने के लिए सबसे पहले अंतर्राज्यीय सीमा को देखते हैं। इसको ध्यान से समझना, और बिना मैप के ये संभव नहीं है। इस कारण से आपको मैप भरना आना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अंतर्राज्यीय सीमा जो है ये 4850 4850 किलोमीटर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप देखिए 5 राज्यों की सीमाएं लगती है इस पर। कौन कौन से राज्य हैं, दिशाएं पता होनी चाहिए। पहले भी बता चुका हूं। इधर देखिए, उत्तर में पंजाब, फिर उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। एक तो हमने ये बात की। फिर राजस्थान के जिले जो इन्हें स्पर्श करते हैं, तो पंजाब से 2 जिले स्पर्श करते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, पंजाब के कितने जिले हैं जो स्पर्श करते हैं, उनके नाम याद नहीं करने आपने। पंजाब के जिले भी 2 है, ध्यान रखना। राजस्थान के जिले भी 2 है, और पंजाब के जिले भी 2 है। इधर आ जाइए, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हरियाणा, हरियाणा को 7 जिले स्पर्श करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। मैप में साथ साथ टिक करते जाएं। ये टोटल 7 है। यहां पर ध्यान रखना, हरियाणा के जिले राजस्थान को कितना स्पर्श करते हैं, ये टोटल 8 है। ये ध्यान रखें, हरियाणा के 8 जिले स्पर्श करते हैं और राजस्थान के 7 जिले स्पर्श करते हैं। इसी तरीके से यूपी से 2 ही जिले स्पर्श करते हैं, भरतपुर और धौलपुर,
और यूपी के जिले कितने हैं, ये भी 2 ही है। नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो एमपी है, एमपी देखिए धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। मैप में साथ साथ रखें, नहीं तो ये उलझ जाओगे। मैं पहले रिपीट कर रहा हूं और बार बार रिपीट करने के लिए माफी चाहूंगा। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। टोटल 10 हैं। और एमपी के जिले भी 10 हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं, ये भी 10 है। इसी तरीके से गुजरात, गुजरात की सीमा को जो स्पर्श करते हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है, बाड़मेर है। टोटल 6 जिले हैं। लेकिन यहां जो गुजरात के जो जिले हैं वो 5 हैं। गुजरात के 5 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है, आप साथ साथ भी लिखते जाना है आपने। देखिए ऐसे कौन से राज्य है जिनसे राजस्थान के 2 जिले स्पर्श करते हैं। तो देख लीजिए, एक यूपी है और एक पंजाब है। तो दोनों से 2 जिले स्पर्श करते हैं। राजस्थान से, या आप ये कह सकते हो कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा राजस्थान के अधिकतम जिलों से लगती है, एमपी है। ये 10 जिले हैं टोटल। ये ऐसे बनेंगे क्वेश्चन, 2-2 वाले। वो आगे न्यूनतम आ गया तो 2 है। और गुजरात से 6 जिलों की सीमा लगती है और हरियाणा से 7 जिलों की सीमा लगती है। यहां जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आपसे पंजाब यूपी को छोड़कर आप ये कह दे कि एक गुजरात, एमपी, एक यूपी भी ले लो और हरियाणा से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या के आधार पर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको बढ़ता क्रम भी जोड़ सकता है, घटता क्रम भी जोड़ सकता है। क्लियर? अब देखिए राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। लिख दीजिए, राजस्थान के 2 जिले नहीं, राजस्थान के जिले जो 2 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करते हैं। दो राज्यों की सीमाएं स्पर्श करते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे, इधर देखो। हनुमानगढ़ देखो, हरियाणा को भी कर रहा है, पंजाब को भी कर रहा है। भरतपुर हरियाणा को भी कर रहा है, यूपी को भी कर रहा है। धौलपुर यूपी को भी कर रहा है, एमपी को भी कर रहा है। बांसवाड़ा एमपी को भी कर रहा है, गुजरात को भी कर रहा है। तो ये टोटल कितने हो गए? 4। नाम लिख दीजिए, हनुमानगढ़, धौलपुर, पहले भरतपुर लिख दीजिए, क्रम हो जाएगा। भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। अब देखिए सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है। सबसे लंबी सीमा आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश की लगती है और सबसे छोटी सीमा पंजाब की लगती है। करेंगे इसकी बात, डिटेल से बताऊंगा, बकायदा इसकी लंबाई भी बताऊंगा आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, टोटल अंतरराज्य जिले कितने हैं। टोटल अंतरराज्य जिले, टोटल मेरे कहने का मतलब है ऐसे कौन से जिले हैं जो स्टेट के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, कुल टोटल। अब देखिए जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। आप कहीं गिनने बैठ जाओ 2, 7, 2, 10, 6, ये तो मेरे हिसाब से 27 के आसपास हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ 2 को स्पर्श कर रहा है लेकिन जिला तो एक ही है। तो ध्यान रखना ये टोटल होते हैं 23। अभी आप गिनते रहना। टोटल 23 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। एक है कुल अंतर्वर्ती जिले,
इंटर स्टेट बोलते हैं इसको, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी इंटर डिस्ट्रिक्ट। ये है 8। ये क्या होते हैं? अंतर्वर्ती जिले क्या हैं? मतलब ये राष्ट्र और राज्य किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, ना तो किसी देश के साथ ये सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ ये सीमा बनाते हैं। ये टोटल राजस्थान के 8 जिले हैं। नाम लिख दीजिए, पाली, जोधपुर, नागौर, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक। तो टोटल ये 8 जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। ये ना तो किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाते हैं, आप गौर से देखिए। पंजाब, पाकिस्तान, अब इसको कौन टच कर रहा है? गंगानगर। तो गंगानगर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। इसके अलावा यहां आता है बाड़मेर। बाड़मेर भी एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा वाले जिले। ये 2 हैं। एक तो है श्रीगंगानगर। ये जो श्रीगंगानगर है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और पंजाब के साथ सीमा बनाता है। तो अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गया। दूसरा है गुजरात, सॉरी माफी चाहूंगा, बाड़मेर। ये जो बाड़मेर है ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और यदि हम राज्य की बात करेंगे तो ये गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? तो हमने बहुत सारी बातें की है इन जिलों के संबंध में, और भी कई बातें हैं जिलों के संबंध में, हम उसको अभी लेके चलेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर गौर करें। इसके अलावा ये क्वेश्चन श्रीगंगानगर और बाड़मेर के संदर्भ में अंतर्वर्ती जिले, अंतर्राज्य जिले, इनकी संख्या हमेशा से एग्जामिनर की पसंद रही है। अब देखिए, जिलों के संबंध में हम कुछ बातें और यहीं पर कर लेते हैं ताकि उसके बाद में फिर अलग से हेडिंग ना डालनी पड़े। यदि जिलों के संबंध में कहें तो एक बात तो आपके लिए वेल नोन है कि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं। ये 33 है और यहां आपने ध्यान रखना है जो 33वां जिला है ये है प्रतापगढ़ और ये बना था 26 जनवरी 2008 को बना था। ये एक चीज और ध्यान रखें, जैसे एक ऐसा जिला है, विशेष बात करेंगे, पाली। ये जो पाली जिला है, जब आप मैप को ढंग से बनाना सीख जाओगे तब आप इस स्थिति को भी समझ जाओगे। फिलहाल आप लिख दीजिए, इसे 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आठ जिलों की सीमा स्पर्श करती है पाली को, बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन आता भी है कि निम्न राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है, पाली। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ऐसे कौन से जिले हैं या ऐसा कौन सा जिला नहीं है जो पाली को स्पर्श नहीं करता है या करता है, ये बनते हैं। तो उन 8 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो 8 जिले हैं लिखते जाइए, जोधपुर, अजमेर, जालोर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर। ये 8 के 8 जिले आपको मैप में लोकेट करने पड़ेंगे, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये गलती मत करना, नहीं तो सब अधूरा रहेगा आपका ये। अब देखिए, इसको थोड़ा सा बेसिक बात मैं आपको कहूं तो एक कोड के रूप में भी याद कर सकते हो आप इसको। जोधा आ जाना, सिराज की बाड़ उगाने। जोधा आ जाना, सिराज की बाड़ उगाने। इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बढ़िया है। जोधा से जोधपुर, अजमेर, जालोर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर, उदयपुर, ऐसे बनेगा ये। अब देखिए, एक बात और ध्यान रखें, सिरोही जिले के संबंध में है। सिरोही लिखिए, ये क्या है? राजस्थान का एकमात्र जिला जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या की दृष्टि से एक समान प्रतिशत रखता है। एक समान प्रतिशत रखता है, एक ही प्रतिशत रखता है। आप प्रतिशत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लगभग 1.5%। कहने का मतलब ये है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सिरोही कितना भाग है, 1.5। राजस्थान की कुल जनसंख्या का सिरोही कितना भाग है, 1.5। समझ में आई बात सारी? ये रखता है। अब कई बार हैरानी क्या होती है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सिरोही जिला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आता है, हम सोचते हैं यार ऐसे क्या अलग अलग जिले का याद करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ विशेष बात छुपी होती है उसमें, तभी वो पूछता है। जैसे ये विशेष बात है, इस कारण से आपसे ये परसेंटेज पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि सिरोही राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, या सिरोही राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है। दोनों का समान परसेंटेज है, 1.5%। क्लियर? हमने बात की थी कि जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश बनाता है, और सबसे कम या सबसे छोटी सीमा पंजाब बनाता है। इसको हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, अंतर्राज्यीय सीमा का क्रम। ये क्रम याद रखना है आपने, अकेला इससे काम नहीं चलेगा कि सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा। सबसे लंबी सीमा जो है ये है मध्य प्रदेश की है, ये 1600 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद जो है
हरियाणा की है, फिर गुजरात की है, फिर यूपी की है और फिर पंजाब की है 89 किलोमीटर। अब देखिए ये 2 पॉइंट तो आपको हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे कम सीमा पंजाब की है 89 किलोमीटर है और सबसे ज़्यादा सीमा 1600 किलोमीटर है। कुछ बातें हैं जो आप ध्यान ना भी दे तो भी काम चल जाएगा। जैसे इसकी है 1262 किलोमीटर, एक 1022 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। ये आपके ध्यान भी ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ जो आपने बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है, देखो जैसे अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो या घटते क्रम में व्यवस्थित करो, ये आपको ध्यान रखना है। ये नए क्वेश्चन है। जैसे आपसे मैं कहूं ये इस तरीके से बताऊं तो ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया, घटता क्रम हो गया, घटता क्रम हो गया। और बढ़ता क्रम कौन सा हो गया, ये नीचे से कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। वर्तमान में जो एग्जाम की डिमांड है वो ये है, इस तथ्य को आपने समझना पड़ेगा। ये तो पता ही होना चाहिए सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, लेकिन जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वर्तमान में वो ये है। आपसे क्रम पूछ लेगा या इस तरीके से पूछ लेगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सबसे ज़्यादा लगती है, निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगती है। ऑप्शन में दे देगा हरियाणा, गुजरात, यूपी, पंजाब। मध्य प्रदेश दिया ही नहीं। अब आप तो मध्य प्रदेश याद करके गए थे, उसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आप इन बातों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम क्लियर होता है। ये मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करने जा रहा हूं। अंतरराज्यीय सीमा हमने पढ़ी, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग डाल दीजिए अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक 1070 किलोमीटर है। ये सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में है। अब वो तो आप जानते ही हो किस देश में है, ये किस देश के साथ सीमा लगती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखें, इसका जो निर्धारण हुआ था ये हुआ था 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए इस रेखा को इस तरीके से नहीं आप समझ लीजिए कि जैसे कोई वार्तालाप हुई, वहाँ गए, इसको देखा ये स्थान कौन सा है। इस रेखा को खींचने के संबंध में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, स्थान तक नहीं देखा गया था। तो इसको ये कहा जाता है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय रेखा है जो कलम से खींची गई थी, मतलब कागजों में ही खींच ली गई थी, इसके स्थान विशेष तक को नहीं देखा गया था। एक लाइन लिख दीजिए, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय रेखा जो कलम से खींची गई।
ये रेड क्लिफ रेखा है। अब देखिए, अब इसकी स्थिति कैसे है। स्थिति, अब आप देखिए, ये गंगानगर है, यहां से एक हिंदू मलकोट है, यहां से ये प्रारंभ होती है, और ये जो बाड़मेर का जो शाहगढ़ है, यहां तक इसका प्रभाव है। मैंने इसको बताने का प्रयास किया है, और गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है। अब आप गौर से देखोगे तो उत्तर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम को कवर करता है। तो दिशा यदि आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट, ये इसकी दिशा है। अब यदि हम इसके प्रारंभ की बात करें तो ये हिंदू मलकोट श्री गंगानगर, यहां से ये प्रारंभ होती है। उसके बाद यहां पर बीकानेर आएगा, उसके बाद यहां पर जैसलमेर आएगा, और फिर ये यहां पर जो इसका समापन होता है, आप इसको थोड़ा यहां कर दीजिए, ये है शाहगढ़ बाड़मेर, यहां पर इसका समापन होता है। तो ये टोटल 1070 किलोमीटर लंबी हो गई। अब देखिए, हिंदू मलकोट से प्रारंभ होगी, शाहगढ़ तक ये जाएगी। इसमें कितने जिले आए? 4 जिले। तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के 4 जिले हो गए। कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एक लाइन लिख दीजिए। ये तो हो गया प्रारंभ और समापन, ये तो मैप में हो गया। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिले, हालांकि आपके लिए वेल नोन है ये, लेकिन फिर भी हमें नोट्सों में शामिल करना जरूरी होता है। ये गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और बाड़मेर है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। इसका जो कोड मैं आपको बता दूं, SBBJ के नाम से याद कर लीजिए। SBBJ ये कोड हो जाएगा आपका श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। अब देखिए, ये जो जैसलमेर है, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 468 किलोमीटर। और ये जो बीकानेर है, ये सबसे छोटी सीमा बनाता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 168 किलोमीटर। लेकिन अब आपने उसी तरीके से ध्यान रखना है जैसे अपने अंतर्राज्यीय सीमा में किया था, क्रम पता होना चाहिए। वर्तमान में उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से लिखिए, क्रम सीरीज। सबसे पहले जैसलमेर, ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, 468 किलोमीटर। बाड़मेर, श्री गंगानगर, बीकानेर। बीकानेर की मैंने आपको बताई 168 किलोमीटर। अब दो तो आपने ये ध्यान रखना है, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, ये ध्यान ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ये 228 किलोमीटर होता है और ये 210 किलोमीटर होता है लगभग। इसमें आपने क्रम याद रखना है, ठीक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपसे पूछ ले घटता क्रम तो ये ऐसे हो जाएगा, घटता क्रम, इसको शायद अवरोही क्रम बोलते हैं, और ये बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे जैसे मैंने आपको अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में बताए। आपसे पूछ लेगा निम्न में से किस जिले की सीमा सबसे कम लगती है, कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, एक्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
और जैसे ही ये थोड़ी सी टेक्निकल समस्या दूर हो जाएगी, उसके बाद में आपको टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा लॉकडाउन खुल जाए, उसके बाद में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्लियर? अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एक बात तो यदि आप करना चाहें तो ये सागड़ है, सागड़ के अंदर भी एक और गांव होता है भलगांव, कई बार इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हालांकि कम होता है, ज़्यादातर सागड़ ही होता है। लेकिन यदि भलगांव भी आ जाए तो सागड़ के अंदर भलगांव है, वहाँ से इसका समापन होता है, लेकिन जनरली ये सागड़ ही इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, पाकिस्तान के जिले जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये 9 है, 9 जिले हैं। पहले 3 हुआ करते थे, अब ये 9 है, ये ध्यान रखना। अब मैं यहां पर जो एक आपको टेबल बना रहा हूं, पाकिस्तान के जिले कौन से हैं, एक साइड में तो ये लिखिए, दूसरी साइड में लिखिए राजस्थान के जिले। इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है बहावल नगर, और यहां जो राजस्थान के जिले इसको स्पर्श करते हैं ये है, ऊपर से है, ये मैं सीधा लिख रहा हूं, गंगानगर और बीकानेर। गंगानगर और बीकानेर, 2 को ये स्पर्श करता है। और ये बहावल नगर जो है ये बनाता है सबसे लंबी सीमा। पहले बहावलपुर हुआ करती थी, सबसे लंबी सीमा। तो पाकिस्तान का वह जिला कौन सा है जो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? ये है बहावल नगर, ध्यान रखें ये। क्लियर? और दूसरा लिखिए बहावलपुर, पहले ये हुआ करता था। बीकानेर, जैसलमेर। रहीम यार खान, ये जैसलमेर। अब ये जो तीनों जिले हैं, ये जो आपने श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जो है, ये और ये पाकिस्तान के जो जिले हैं, ये जो स्पर्श करते हैं पाकिस्तान को, यहाँ पर जो आपका टच कर जाता है, या आप ऐसे लिख दीजिए, ये तीनों जिले पंजाब प्रांत के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। क्योंकि अपने यहाँ राज्य होते हैं और पाकिस्तान में क्या है, प्रांत होते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिले हैं ये। चौथा लिखिए घोटकी, सुगूर, इसको सुकूर भी बोल देते हैं, खैरपुर। ये जो सारे पाकिस्तान के जिले हैं ये जैसलमेर की सीमा को स्पर्श करते हैं। संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये जो स्पर्श करते हैं, जो संघर है ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों को स्पर्श करता है। इसी तरीके से जो उमरकोट है ये भी जैसलमेर
और बाड़मेर को स्पर्श करता है, और जो थार पारकर है ये बाड़मेर को स्पर्श करता है। और ध्यान रखना, ये जो उमरकोट है ये सबसे छोटी सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा बनाता है ये। तो सबसे लंबी सीमा तो बहावल नगर बनाता है और सबसे छोटी सीमा उमरकोट बनाता है पाकिस्तान के संबंध में। और ये जो 4 से लेकर 9 तक जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा कि अपने यहां राज्य होते हैं, वहां प्रांत होते हैं। आप ये कह सकते हो कि सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ये जिले जैसलमेर बाड़मेर से सीमा स्पर्श करते हैं, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ये 3 जिले राजस्थान के इन जिलों को स्पर्श करते हैं। अब ध्यान से समझना, आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। कोई हैरत की बात नहीं है, एक ही पड़ोसी देश है ये जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, उस संबंध में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा पूछी जा सकती है। अब यहां गौर से देखिए, यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा सीमा, पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान के कौन से जिले से बनाता है? ऑब्वियसली बात है जैसलमेर। वैसे भी देख लीजिए, जैसलमेर 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 जैसलमेर, ये तो अकेले ही बना रहा है, यहाँ बीकानेर के साथ मिलकर बना रहा है, यहाँ बाड़मेर के साथ मिलकर बना रहा है। तो क्लियर, इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है और इसी एक्सप्लेन वे से आपको पढ़ना है। स्थलीय सीमा के तहत अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में अब हम राजस्थान के संभाग पर चर्चा करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान के संभाग। सात संभाग होते हैं, इसमें 33 जिलों को डिवाइडेशन किया गया है। आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ बीकानेर संभाग है, ये बीकानेर संभाग। आप जो भी जिले में आपको बता रहा हूं उसको आप मैप में हाईलाइट करोगे। अब बीकानेर संभाग में जो जिले आते हैं ये 4 जिले आते हैं। एक तो बीकानेर ही है, और एक गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये बीकानेर संभाग में आते हैं। और ये बीकानेर संभाग की जो खास बात ये है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग है ये, सबसे कम नदियों वाला संभाग। सबसे कम नदियों वाला संभाग है। अब देखिए, इसके बाद यदि हम ये कहें कि जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, कोटा संभाग की हम बात करते हैं। ये जो कोटा संभाग है इसमें भी 4 जिले आते हैं। हाड़ौती प्रदेश के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और ये जो कोटा संभाग है इसकी भी एक खास बात है, ये है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या यहां पर होती है। अब मैं बात करने जा रहा हूं जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग की बात करने जा रहा हूं। ये जो जयपुर संभाग है इसकी कई खास बात हैं। एक तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है इसमें। और उसके बाद में ये सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी है।
सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग भी यही है। तो जयपुर संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो संभाग है ये आपका कोटा संभाग है। और एक बात और हम कह सकते हैं कोटा संभाग के संबंध में, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है ये। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो सबसे ज़्यादा नदियां कोटा संभाग में है और सबसे कम नदियां बीकानेर संभाग में है। अब हम बात करते हैं जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसमें जो जिले आते हैं, एक तो जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, दौसा। ये मैप की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं एक कोड बता देता हूं, आपको यदि उचित लगे तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जे अब सी2। हालांकि इस पर ध्यान देने की बजाय यदि मैप पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, दौसा, ये आपका जयपुर संभाग होता है। अब आ जाइए इधर जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग जो है इसमें 6 जिले आते हैं। एक तो जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। इसको यदि आप कोड के रूप में देखें तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, जोधा जे के बापा सिरे। तो जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, इस संबंध में इसको याद किया जा सकता है। लेकिन यदि आप मैप का इस्तेमाल करते हो तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इसकी कई खास बातें और भी हैं। ये जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी संभाग का है, आया भी हुआ है ये क्वेश्चन। और एक ये न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। तो सर्वाधिक साक्षरता तो जयपुर में है, जबकि सबसे कम साक्षरता संभाग की दृष्टि से, ध्यान रखना जिले अलग बात होती है, ये जोधपुर। आप देख लीजिए इसके अंदर जालोर आ गया, जालोर में न्यूनतम साक्षरता देखने को मिलती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की। ये जो भरतपुर संभाग है इसमें 4 जिले आते हैं और सबसे नया संभाग है ये। इसमें 4 जिले आते हैं। एक तो आता है इसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये 4 जिले आते हैं। इसको यदि आप ध्यान दें तो इसका एक कोड बता देता हूं, DK बोस। DK बोस एक गाना भी आया था। धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इस तरीके से आप इसको ध्यान दे सकते हो। अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं अजमेर संभाग की। और ये जो अजमेर संभाग है ये मध्यवर्ती संभाग है। ये मध्यवर्ती संभाग, बीच का संभाग है ये। और इसमें जो जिले हैं इसमें भी 4 जिले हैं। 4 जिले आते हैं अजमेर में। ये कौन कौन से हैं? अजमेर,
भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ये अजमेर संभाग में आते हैं, मध्यवर्ती संभाग है ये। और जो उदयपुर संभाग है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसमें 6 जिले हैं। अब ये 6 जिले कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ये है। इसका कोड आप करना चाहो तो आप कह सकते हो उदय के राज में प्रताप का डूंगरवास चित्त। इस संबंध में आप इसको देख सकते हो। आप देखिए, उदय से उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, वास से बांसवाड़ा, चित्त से चित्तौड़गढ़। इस स्थिति में आप इसको देख सकते हो। क्लियर? तो ये आपके संभाग हो गए हैं। एक बात और है, चाहे आप उसको जिलों के संदर्भ में देख लेना। अभी अपनों ने जिलों की जो बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले, वहाँ पर एक पॉइंट डाल देना, नहीं तो आप यहीं पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, ऐड कर देना, इसको जिलों में ऐड कर देना। राजस्थान के 2 जिले जो 2 भागों में हैं, जो 2 भागों में विभाजित है। ध्यान रखना, 2 भागों में विभाजित है। जैसे मैं आपसे बात करूं अजमेर, जैसे अजमेर एक यहां भी बना हुआ है और थोड़ी सी दूर पर यहां भी टाटगढ़ के रूप में भी आपको मिलेगा, ऐसे अलग अलग है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ जो है यहां आपको 2 भागों में मिलेगा। तो 2 जिले हैं जो 2 भागों में विभाजित है। एक तो है अजमेर और दूसरा है चित्तौड़गढ़। ये बात आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। और मैप में जाके इसको चेक करें, आपको अजमेर 2 रूपों में मिल जाएगा और जो चित्तौड़गढ़ है ये भी 2 रूपों में मिल जाएगा, 2 भागों में, अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। जैसे पुडुचेरी 3 भागों में 3 राज्यों में बंटा हुआ है ना, वैसे। क्लियर? तो ये हमने संभाग के संबंध में चर्चा की और एक राजस्थान के जो जिले हैं उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य जो हमसे छूट गया था उसको हमने कवर किया है। ये तो दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के इस पार्ट में हमने राजस्थान के से संबंधित एक सामान्य परिचय किया और बेसिक जानकारी हमने हासिल की। राजस्थान के अगले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे सूर्य की किरणें कौन से ज़िले में तिरछी पड़ती है और बांसवाड़ा में खड़े व्यक्ति को अपनी परछाई क्यों नहीं दिखाई देती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हमें मैपिंग भी करनी पड़ेगी और मैपिंग के माध्यम से उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, साथ साथ जो भी आपको बता रहा हूँ, आज आपका ये पहला दिन है और इसको आपने परचेज किया है, साथ साथ नोट्स बनाते रहें और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें और इसी के साथ ही आपकी तैयारी राजस्थान जीके की स्टार्ट हो जाएगी। आप क्रमवार मेरे साथ बने रहिए, आपको राजस्थान जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा और इसका लेवल हम हाई रखेंगे। इसका अभी आप देख भी रहे हो, इसका
चाहे आप आरएएस का एग्ज़ाम दे दो, चाहे पटवारी का दे दो, चाहे कांस्टेबल का दे दो, इसी लेवल को ध्यान में रखकर ही आपको तैयारी करनी है, तभी आप अपॉइंटमेंट लेटर को प्राप्त करने में सक्षम बन सकोगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।